हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन अध्याय 1 पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 1 आपने पढ़ ही लिया। अगर नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भाग खा है, भाग का के लिए अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नागरिक शास्त्र की आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट है उसी का। तो इसमें पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसका पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि नीचे डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है। तो जो हमारा देश था वो 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो आज़ादी के टाइम देश अनेक समस्याओं से गुजर रहा था। तो वहीं पर बताया गया राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां, यानी कि देश को निर्माण करने की कौन कौन सी चुनौतियां थीं देश के सामने उस समय। तो एक तो था आज़ादी के बाद एकता के सूत्र में बांधना। पहली समस्या यही थी कि पूरे देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इतने बड़े देश के लिए एकता के सूत्र में बांधने की सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना, क्योंकि उससे पहले तानाशाही अंग्रेज़ों का शासन था। अब लोकतंत्र को पूरे देश में कैसे लागू किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है वोटिंग के द्वारा, उसे बोलते हैं लोकतांत्रिक शासन, ठीक है। लोकतंत्र को स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती थी, और सारे समाज का भला करना, ये भी राष्ट्र के सामने यानी कि देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती की। पूरे समाज का कैसे कल्याण किया जाए, ठीक है, और गरीबी को कैसे दूर किया जाए, ये भी समस्या थी। अब है दो राष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दो राष्ट्र सिद्धांत क्या था? मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों के हितों के लिए कार्य करती थी। तो उन्हीं के द्वारा ये दो राष्ट्र सिद्धांत का बनाया गया था या प्रतिपादन किया गया था। इसके तहत इंडिया 2 धर्मों का देश है, यानी कि जो दो राष्ट्र सिद्धांत है इसके तहत इंडिया जो है वो 2 धर्मों का देश है, हिंदू और मुसलमान, ठीक है। जो मुस्लिम लीग का मानना यही था कि जो इंडिया है यानी कि भारत है, ये 2 धर्मों का देश है, हिंदू और मुसलमान, ठीक है। इसके तहत इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए बांट करके अलग राष्ट्र दे दो, अलग देश दे दीजिएगा, तभी तो बांट करके एक पाकिस्तान दिया जाता है, ठीक है। कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देश को हम बांट नहीं सकते, ठीक है। तो कांग्रेस ने इस सिद्धांत का विरोध किया, लेकिन अनेक विरोधों के बाद भी बंटवारा होकर ही रहता है, ठीक है। आज़ादी के बाद किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद कौन कौन सी बातों के लिए सब लोग सहमत थे? पहला, शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? यानी कि जो जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है वो सरकार कैसी कहलाएगी? लोकतांत्रिक। जनता जिसको वोट करेगी वही मुख्यमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो लोकतांत्रिक शासन कहलाएगा, ठीक है। और सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। तो ये 2 बातों पर लगभग सबकी सहमति थी। अब पढ़ेंगे विभाजन के समय कौन कौन सी समस्याएं आई थी, ठीक है। तो पहली यही समस्या थी, मुस्लिम पूरे देश में थे, पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। यानी कि पूरे देश में जगह जगह मुसलमान थे, है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो क्या पूरे देश का बंटवारा कैसे हो पाएगा? सबको एक जगह इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात थी, है ना, कि कैसे बंटवारा कैसे हो आखिर, क्योंकि सब लोग जाने को तैयार नहीं थे पाकिस्तान में, ठीक है। सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, यानी कि ऐसे 2 इलाके जहां मुसलमान संख्या में तो ज़्यादा थे, लेकिन दोनों को जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जैसे यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे पंजाब है और इधर बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल है और इधर जो यहाँ पे पंजाब है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पर भी मुसलमान ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो इन दोनों इलाकों को आपस में जोड़ा कैसे जाए? तो जोड़ने की बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। आखिर कैसे बंटवारा हो? और दूसरी समस्या यह थी कि पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे, फिर वहाँ पर ज़िलों के आधार पर बंटवारा कर दिया गया। जैसे यहाँ पे मुसलमान कुछ ज़िलों में ज़्यादा थे और यहाँ पर कुछ ज़िलों में ज़्यादा थे, तो पूरे को नहीं, मतलब ज़िला वाइज बंटवारा कर दिया गया कि इतने ज़िले भारत में शामिल हो जाएंगे, इतने पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, जिसे आज हम वो बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, और इधर जो बांट के दिया गया था जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान है। तो लाहौर वगैरह पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, इसलिए उसे बांट करके किस में कर दिया गया था, पाकिस्तान में, ठीक है। अल्पसंख्यकों की समस्या थी। अल्पसंख्यक जो लोग यानी कि जिनकी संख्या कम थी, जैसे यहाँ पर भी थोड़े बहुत हिंदू भी तो थे पाकिस्तान में, तो उन लोगों की बहुत बड़ी समस्या उन्हें उस समय हुई, ठीक है। और बाकी क्षेत्र में कुछ लोग मुस्लिम के भी क्षेत्र थे छोटे छोटे, ठीक है। यानी कि पूरे देश में मुस्लिम फैले थे, पूरे देश में हिंदू भी थे। जो बाहुल क्षेत्र थे जहाँ संख्या ज़्यादा थी उनका तो बंटवारा कर दिया गया, लेकिन जो अल्पसंख्यक थे उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है, यानी कि इनकी संख्या कम थी। कुछ ही घंटों में देश खाली करने की समस्या। अब जैसे इधर कुछ हिंदू रह गए हैं तो क्या है, उनके लिए वहाँ से जगह खाली करना है कुछ ही घंटों में, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी, यहाँ से उन्हें यहाँ तक आना पड़ा अपना सब कुछ छोड़ करके, ठीक है। भारत पाक विभाजन के परिणाम बताइए, क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो सांप्रदायिक हिंसा हुई। सांप्रदायिक हिंसा का मतलब धार्मिक लड़ाई। हिंदू और मुसलमान दो धर्मों का देश था ये पहले, तो इन दोनों धर्मों के बीच लड़ाई हुई। अचानक स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण मतलब यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, ठीक है, और सब कुछ अचानक हो गया ये। मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, यानी कि लोगों के लिए जब जाएंगे तो रहने की जगह नहीं, तो उन्हें शिविर में रहना पड़ा। संपत्ति का बंटवारा हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, जबरन शादी, ये सारी समस्याएं महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, जबरन शादी, तो ऐसी समस्याएं हुई। 80,000 लोगों ने घर छोड़ा, यानी कि इधर से इधर आए तो 80,000 लोग मतलब बेघर हो गए, इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी ने भाग या हिस्सा क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो जानते हैं, महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से दुखी थे। क्यों महात्मा गांधी नहीं चाहते कि देश का बंटवारा हो, तो गांधी जी इस हिंसा से बहुत ज़्यादा दुखी थे, यानी कि जो दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो रही थी, गांधी जी उससे खुश नहीं थे और ना ही वो बंटवारा से खुश थे, ठीक है। तो इसीलिए वो आज़ादी के जश्न में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वो उन दिनों कलकत्ता गए थे, हिंसा रोकने की अपील की थी। यानी कि जब महात्मा गांधी कलकत्ता जाते हैं तो उन दिनों मतलब उनके लाखों लोग फैन हुआ करते थे, तो उनसे मिलने काफ़ी लोग पहुँचे, तो उनसे उन्होंने अपील की कि आप लोग हिंसा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। और फिर गांधी जी दिल्ली आए। 1948 में उपवास रखा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने उपवास क्यों रखा, तो हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने उपवास रखा, ठीक है, जिससे हिंसा कम हुई और तनाव भी कम हुआ लोगों के बीच। उनके उपवास से हिंसा और तनाव कम हुआ, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। तो जो गोडसे थे वो एक हिंदूवादी संगठन के मतलब ये एक हिंदू थे, ठीक है, हिंदूवादी संगठन के समर्थक थे। तो इसीलिए उन्हें लग रहा था कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए गोडसे ने क्या किया, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।